अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला मशरूब चाय है। मेरा नाम है ज़ुबैर ख़ान और आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि चाय पीने के हमारे लिए क्या फ़ायदे और नुकसानात हो सकते हैं। चाय किस तरीके से हमारे काम करने की सलाहियत को बेहतर करती है। चाय किस तरीके से वज़न कम करने के अंदर हेल्पफुल हो सकती है। हार्ट हेल्थ के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। और मैं आपसे शेयर करूंगा कि टी बैग्स जो आजकल कन्वीनियंस के लिए बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके क्या नुकसानात हो सकते हैं हमारी सेहत के लिए। और मज़ीद कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनके अंदर आपको चाय का इस्तेमाल कम करना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनके साथ आपको चाय का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। चाय की इम्पोर्टेंस बताने से पहले अगर मैं चाय की हिस्ट्री के बारे में आपसे शेयर करूं तो चाय की हिस्ट्री तकरीबन 4000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जिसका आगाज़ चीन से हुआ। चीनी ज़ुबान में चाय को चा कहा जाता है। उर्दू और पंजाबी के अंदर हमने इसी वर्ड से चाय इस्तेमाल किया है। अरबिक और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर चाय 14वीं सदी के अंदर पहुंची और उन्हें इसकी इम्पोर्टेंस इतनी रियलाइज़ हुई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर ट्रेड के लिए आई थी, वो चाय और मसालों की ट्रेड के लिए आई थी। चाय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैफीन, पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनाइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, जिंक, कैटेचिन, और ये सब हमारी सेहत के लिए बहुत से वेज से बेनिफिशियल हो सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं कैफ़ीन के बारे में बात करूं तो कैफ़ीन जो है वो हमारा फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है। फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है। वो लोग जिन्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती है या ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि वो लोग जो ऑफिस जाते हैं या फिर जो क्रिएटिव वर्क करते हैं या फिर जो हार्ड वर्क करते हैं, स्पेसिफिकली जैसे कि लेबर कम्युनिटी है, अगर वो चाय का इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो बढ़ेगा और उनकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मज़ीद चाय के इस्तेमाल से जो थॉट्स होती हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। इसके अलावा चाय में बहुत सारे पॉलीफेनॉल्स मौजूद हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉलीफेनॉल एल-थियोनीन है, जो कि मूड इन्हांसर भी है, बॉडी को और माइंड को काम डाउन भी करता है, स्ट्रेस को रिलीव भी करता है और इसके साथ साथ इवन मेडिटेशन के अंदर भी हेल्पफुल है। इसके अलावा चाय हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, बिकॉज चाय जो है वो ब्लड वेजल्स को रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से कुछ हद तक ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। लेकिन चाय हरगिज़ ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट नहीं है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ अगर आप चाय का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ हद तक चाय ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकती है। चाय एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके लेवल को भी मॉड्यूलेट करती है। और कुछ स्टडीज़ के अंदर देखा गया है कि जो लोग 3 कप चाय डेली पीते हैं उनके अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस 11% कम होते हैं और स्ट्रोक होने के चांसेस 23% तक रिड्यूस हो जाते हैं। चाय का इम्यूनिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज चाय के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, विटामिन सी है, जिंक है, जो कि ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाता है। इन सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी के साथ साथ चाय के अंदर कोलेजन को बढ़ाने की कैपेसिटी भी है। कोलेजन जो है वो स्किन टोन को बेहतर करती है, स्किन को शाइन और ग्लो करवाती है। तो ओवरऑल चाय जो है वो आपकी स्किन के लिए भी ज़्यादा अच्छी है। चाय वेट लॉस के लिए भी हेल्पफुल है, बिकॉज चाय पीने से थोड़ा सा जो मेटाबॉलिज्म है वो इन्हांस हो जाता है, जिससे कैलोरीज मज़ीद बर्न होती हैं। इसके साथ साथ मैंने जैसे आपसे पहले शेयर किया कि चाय पीने से काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है। जो सुस्ती इंसान को पैदा हुई होती है वो सुस्ती का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो एक्टिव रहता है और मज़ीद कैलोरीज बर्न होती हैं। और इसके साथ साथ जो है वो लोग जो कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते वर्कआउट से पहले और वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर कॉफ़ी लाइक नहीं करते, तो वो ब्लैक टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक टी पीने से भी उन्हें कुछ हद तक जो है वो कॉफ़ी का इफ़ेक्ट आता है, जिसकी वजह से उनका जो वर्कआउट के अंदर जो फोकस और कंसंट्रेशन है और जो उनकी वर्कआउट क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। मज़ीद चाय के अंदर एक एस्ट्रिंजेंट कंपाउंड कैटेचिन पाया जाता है, जो कि सैटिस्फैक्शन को बेहतर कर देता है। चाय पीने के बाद सैटिस्फैक्शन बेहतर होने से भूख कम लगती है। तो अगर आपको क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो आप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्रेफरेबली अगर आप ब्लैक टी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको भूख कम लगेगी और जो क्रेविंग होने के चांसेस हैं वो कम होंगे। और जहां आपने कोई मेजर मील या स्नैक्स जो है वो ले लेने, उसकी वजह से आप मज़ीद वेट गेन की तरफ जाएंगे, तो उस चीज़ से आप अवॉइड कर लेते हैं। मेटाबॉलिज्म
और सैटिस्फैक्टी बढ़ाने के साथ साथ चाय एक थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट भी देती है, जिसकी वजह से कुछ कैलोरीज मज़ीद बर्न होती हैं। चाय जो है वो बॉडी के अंदर इटसेल्फ एक गर्मी पैदा करती है, जिसकी वजह से समवट कैलोरीज बर्न होती हैं और ये मज़ीद वेट लॉस को सपोर्ट करती है। और साथ साथ चाय का मुनासिब इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन को भी रिड्यूस करता है। वो लोग जो डायबिटिक हैं उनके लिए चाय बहुत अच्छी है, बिकॉज़ चाय इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। लेकिन चाय डायबिटीज़ का इलाज नहीं है। मेडिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ अगर आप चाय का इस्तेमाल करते हैं तो चाय आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मैनेज करने के अंदर भी सपोर्ट कर सकती है। सर्दियों के अंदर हम में से हर किसी को कॉमन कोल्ड यानी ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, बुखार ये एक्सपीरियंस करना पड़ता है। चाय का एक बहुत ज़्यादा सूदिंग इफ़ेक्ट होता है ऐसी कंडीशन के अंदर, और ज़ुकाम, फ्लू और कॉमन कोल्ड की कंडीशन के अंदर चाय पीने से एक इंसान को सिम्प्टोमेटिक रिलीफ भी मिल जाता है। जहाँ चाय के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, वहीं पे चाय के इस्तेमाल से कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। जहाँ पर कैफ़ीन आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाती है, सुस्ती को कम करती है, वहीं पे चाय के इस्तेमाल से अगर आप चाय को रात के वक्त इस्तेमाल करते हैं या फिर जो रूटीन क्वांटिटी है उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो चाय नींद भी डिस्टर्ब कर सकती है, बेचैनी की कैफियत हो सकती है। इसके साथ साथ दिल की धड़कन बढ़ना या पैल्पिटेशन, एंजाइटी, इस तरह के सिम्टम्स भी एक्सेसिव चाय के इस्तेमाल से या फिर रूटीन के जो टाइम आपका चाय का है उससे अगर आप या रात के वक्त चाय का इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी कंडीशंस भी चाय के इस्तेमाल से हो सकती हैं। जो लोग रूटीन में एक लंबे अरसे से चाय का इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो फिज़िकल डिपेंडेंसी का शिकार भी हो सकते हैं। अगर वो सडनली चाय का इस्तेमाल बंद कर देते हैं तो उन्हें बेचैनी की कैफियत या सर दर्द जो है वो रह सकता है। और वो लोग जो गर्ड के या अल्सर के पेशेंट, गर्ड यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसके अंदर खुराक की नाली के अंदर जलन फील होती है या फिर खट्टे डकार आते हैं, गर्ड या अल्सर के पेशेंट हैं, उन्हें चाय का इस्तेमाल रात सोने से पहले हरगिज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ ये गर्ड और अल्सर के सिम्टम्स को मज़ीद वर्स कर सकती है। हमारे यहाँ एक कॉमन मेल प्रैक्टिस है कि खाना खाने के फ़ौरी बाद चाय का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली ब्रेकफास्ट के अंदर। तो चाय का एक साइड इफ़ेक्ट ये भी हो सकता है कि अगर आप खाना खाने के फ़ौरी बाद चाय लेते हैं तो चाय खाने में मौजूद आयरन की जो क्वांटिटी है उसकी एब्जॉर्प्शन में इफ़ेक्ट कर सकती है। तो वो लोग जो ऑलरेडी आयरन डेफिशिएंट हैं या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो कि आयरन डेफिशिएंसी का शिकार हो सकती हैं या एनीमिया का शिकार हो सकती हैं, उन्हें खाना खाने के फ़ौरी बाद चाय का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। या फिर आपको चाय और खाने के अंदर आलमोस्ट 1 आवर का डिफरेंस ज़रूर रखना चाहिए। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि हर इंसान को चाय में और खाने के अंदर 1 आवर का डिफरेंस लाजमी रखना चाहिए। और ब्रेकफास्ट जहाँ, बिकॉज़ हर किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है अपनी रूटीन लाइफ और अपने डेली जो प्लान्स हैं उस पर पहुँचने के लिए, तो आपको ब्रेकफास्ट के तकरीबन हाफ आवर के बाद चाय पीनी चाहिए। एक और चाय के हवाले से मेल प्रैक्टिस है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा गर्म चाय पीते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म चाय जो है वो हमारे इसोफेगस पे या जो म्यूकोजल लाइनिंग है या ओरल कैविटी है उसके अंदर बर्न या इंजरी काज कर सकती है, जो कि मज़ीद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके जा सकता है। चाय यानी कैमेलिया साइनेंसिस के अंदर किनके पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। चाय जो कैमेलिया साइनेंसिस पौधा है उसकी पत्तियां जो हैं उनको खुश्क किया जाता है और उसके बाद पीस के जो है वो आप उसे एज अ चाय की पत्ती इस्तेमाल करते हैं। तो इन पत्तियों का पेस्टिसाइड स्प्रे के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हुआ होता है। तो बहुत सारे हल्के ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते, वॉश नहीं करते और इसी तरीके से ड्राई करके जो है वो ग्राइंड करके पैकिंग कर देते हैं। इसलिए आपको हमेशा एक अच्छे ब्रांड की चाय इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें एक तो पेस्टिसाइड स्प्रे के चांसेस मिनिमम हो, और अगर पेस्टिसाइड स्प्रे हुआ भी है तो प्रॉपरली पत्तियों को वॉश करके, ट्रीट करके, देन उनको ड्राई करके ग्राइंड किया गया हो। तो आपको हमेशा एक गुड क्वालिटी की जो चाय की पत्ती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा चाय का एक नुकसान ये भी हो सकता है, बिकॉज़ चाय के अंदर टैनिन्स मौजूद होते हैं और टैनिन्स जो हैं वो परमानेंट टीथ स्टेनिंग काज कर सकते हैं। मींस जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं
उनके दांत जो हैं वो परमानेंटली पिलाहट की तरफ जा सकते हैं। आजकल कन्वीनियंस के लिए ऑफिसेज में और गैदरिंग्स में टी बैग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और टी बैग के लिए एक ऐसा पेपर यूज़ किया जाता है जिसमें एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस अच्छे से हो सके। यानी अगर आप टी बैग को कप के अंदर डालते हैं तो जो कप के अंदर मौजूद हॉट वाटर है वो आसानी से एब्जॉर्ब होके और टी बैग का पेपर क्रॉस करके टी तक पहुंच सके और देन जो उसका एक्सट्रैक्ट है वो वापस कप के अंदर शामिल हो सके। इसलिए एक ऐसा पेपर यूज़ किया जाता है जो इजीली वाटर को इनफिल्ट्रेट कर सके। अगर आप ख़ुद से ये इमेजिन करें तो ऐसा पेपर जो है वो बहुत इजीली फट सकता है। तो इस पेपर को स्ट्रेंथ देने के लिए एक केमिकल से ट्रीट किया जाता है जिसे एपीक्लोरोहाइड्रिन कहा जाता है। एपीक्लोरोहाइड्रिन को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने कार्सिनोजेनिक करार दिया है। अगर आप टी बैग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप एपीक्लोरोहाइड्रिन से बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो सकते हैं। तो आपकी ट्राई जो है वो मैक्सिमम ही होनी चाहिए कि आप टी बैग्स का जो है वो इस्तेमाल कम से कम करें और लूज़ टी जो है उसको इस्तेमाल करें, बिकॉज़ लॉन्ग टर्म तक टी बैग्स का इस्तेमाल कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है और इसके साथ साथ आपके किडनीज़ को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। बहुत सारे चाय के मैंने बेनिफिट्स भी डिस्कस किए हैं, वहीं पे चाय के कुछ नुकसानात भी हैं। अगर हम रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो को देखें तो ओवरऑल चाय आपके लिए बेनिफिशियल है। अब बात ये आती है कि आपको चाय इस्तेमाल कितनी करनी चाहिए। 8 साल से टीन एज स्टार्ट होने से पहले तक आप बच्चों को माइनर क्वांटिटी के अंदर दूध में जो है आप टी जो है वो ऐड करके दे सकते हैं और जब वो टीन एज के अंदर आ जाते हैं, स्पेसिफिकली मैट्रिकुलेशन, इंटर या फिर एओ लेवल्स के अंदर जब वो अपने स्कूल में जाते हैं या स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो बच्चों के अंदर नींद आना या सुस्ती जो है ड्यूरिंग द लेक्चर ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बच्चों को फेस करना पड़ता है। अगर आप बच्चों को ब्रेकफास्ट से हाफ और या 1 आवर के बाद 1 कप चाय देंगे तो ड्यूरिंग द लेक्चर उन्हें जो सुस्ती फील होती है या फिर नींद आती है तो ये इफ़ेक्ट उन्हें मिनिमम फील होगा और वो अपने लेक्चर के अंदर ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके बाद जो स्टेज आती है वो यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो प्रोफेशनल स्टडीज़ के अंदर होते हैं वो दिन के अंदर 2 कप चाय इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होती है आफ्टर द एज ऑफ 22 या 25, जो एडल्ट्स हैं उन्हें आप डेली 3 कप तक चाय जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। और जो ओल्ड एज हैं स्पेसिफिकली आफ्टर द एज ऑफ 50, बिकॉज एज बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो भी एसोसिएट हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें आपको चाय का इस्तेमाल कम करना होता है और कुछ मेडिकेशंस जो हैं वो इंसान रूटीन के अंदर ले रहा होता है, जहाँ पे चाय का इस्तेमाल अगर आप साथ करते हैं तो चाय आपके लिए डेंजरस साबित हो सकती है या फिर जो मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका इफ़ेक्ट जो है वो चेंज कर सकती है। तो उस हवाले से अगर मैं आपसे शेयर करूं तो अगर आप GERD या अल्सर के पेशेंट हैं तो आपको चाय रात के वक्त बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर आप ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए बीटा ब्लॉकर्स या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ले रहे हैं तो चाय इन मेडिसिन्स के साथ इंटरेक्ट करके आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा भी सकती है। अब बीटा ब्लॉकर्स कौन से होते हैं? आप इसके लिए अपनी ड्रग जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं उसका जेनेरिक देखें। अगर उसका जो जेनेरिक है उसका सफिक्स जो है वो LOL है, वो मल्टीपल हो सकते हैं जैसे कि प्रोप्लानोलोल है, अटीनोलोल है, नेडोलोल है। अगर इनमें से कोई भी आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो बीटा ब्लॉकर्स एक्चुअली आपका हार्ट रेट जो है उसको कम करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, वहीं पे चाय थोड़ा सा हार्ट रेट जो है उसको बढ़ाती है। तो दोनों इफ़ेक्ट आपस में नलीफाई हो जाएंगे जिसकी वजह से जो बीटा ब्लॉकर का इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आपको चाहे बीटा ब्लॉकर्स के साथ और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कौन से हो सकते हैं? अगर आपकी जो ड्रग का जेनेरिक है, जो ब्रैकेट के अंदर नाम लिखा होता है, उसका जो लास्ट सफिक्स है वो PINE है, तो आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कौन से हो सकते हैं? जैसे कि एमलोडिपिन है, नेफ्रिडिपिन है और इस तरह से मल्टीपल हो सकते हैं, जिसमें कॉमन ब्रांड जैसे नॉर्वेस्क है, इस तरह से मल्टीपल ब्रांड्स हो सकते हैं जो आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो ऐसी मेडिसिन्स के साथ आपको चाय एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए, या फिर मेडिसिन और चाय के अंदर तकरीबन 2 घंटे का वक्फा ज़रूर होना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले रहे होते हैं। कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन्स में स्टैटिन्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब स्टैटिन्स जो हैं वो कौन से हो सकते हैं? ऐसी मेडिसिन्स जिनके जेनेरिक के लास्ट में TATIN आता है, जैसे एटोर्वास्टैटिन है, रोज़ुवास्टैटिन है, जिसमें लिपिरिक्स आ जाता है, लिपिगेट आ जाता है और रोविस्टा आ जाता है। इस तरह के ब्रांड्स का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आप साथ चाय एक्सेसिव ले रहे हैं, मोर देन द 3 कप्स ऑफ द टी पर डे, अगर आप चाय स्टैटिन्स के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो चाहे मसल पेन जो है वो भी काज कर सकती है और लिवर डैमेज की वजह भी बन सकती है। जिस तरह से मैंने पहले आपसे शेयर किया कि चाय जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर लेती है। अगर आप कोई सा भी आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं और उसके साथ ही आप चाय लेते हैं तो उस आयरन सप्लीमेंट की जो एब्जॉर्प्शन है वो चाय के साथ कम हो जाती है। तो आपको आयरन सप्लीमेंट, स्टैटिन्स या फिर ब्लड प्रेशर लोअरिंग जो ड्रग्स हैं उनमें और चाय के अंदर 2 घंटे का वक्फा लाज़मी रखना चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जिनमें ऑलरेडी कैफ़ीन मौजूद होती है या फिर वो कैफ़ीन से स्टिमुलेट होती हैं, जैसे कि साइकोएक्टिव ड्रग्स होती हैं या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, या कुछ ड्रग्स के अंदर जैसे मैंने आपसे बताया ऑलरेडी कैफ़ीन होती है, जैसे पैनाडोल एक्स्ट्रा है। तो आप चाय उसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है कि कैफ़ीन का इफ़ेक्ट जो है वो पोटेंशिएट हो जाता है, या फिर जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं उनके साथ आप चाय का इस्तेमाल करते हैं तो चाय उनका इफ़ेक्ट जो है उसको नल कर देती है। तो ऐसी मेडिसिन्स के साथ अगर आप चाय इस्तेमाल करना चाहते हैं तब भी आपको तकरीबन 3 घंटे का डिफरेंस चाय में और इन मेडिसिन्स के अंदर रखना चाहिए। बहुत सारे एंजियोप्लास्टी के पेशेंट्स या जिनका जो है वो बाईपास हो चुका होता है, उन्हें एक खून पतला करने वाली दवाई वारफरिन दी जाती है जिसकी थेराप्यूटिक विंडो बहुत ज़्यादा नैरो होती है। तो उसके साथ आपको चाय का इस्तेमाल एक तो कम करना चाहिए, 2 कप से ज़्यादा आपको अगर आप वारफरिन लेते हैं तो चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए पर डे। लेकिन अगर आप चाय पी भी रहे हैं तो आपको अपना क्लॉटिंग टाइम टेस्ट जो है वो रूटीन के अंदर करवाते रहना चाहिए। चाय जो है वो लैब टेस्ट जो हैं उनको भी इफ़ेक्ट कर सकती है। अगर आप चाय पीने के बाद जाके कुछ लैब टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल देते हैं तो उन लैब टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो बदल सकता है। अब वो कौन से लैब टेस्ट हैं? एक तो ब्लड ग्लूकोज लेवल है। ऑब्वियसली आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल आई वुड से कि आपको हमेशा जो है वो फास्टिंग के अंदर करवाना चाहिए। आपका लिपिड प्रोफाइल है वो भी आपको फास्टिंग में ही ऑब्वियसली करवाना चाहिए। लेकिन अगर आप चाय के इस्तेमाल के बाद ये ब्लड सैम्पलिंग करवाते हैं तो इन टेस्ट का रिज़ल्ट जो है वो बदल जाता है। इसके अलावा जो थायराइड फंक्शन टेस्ट है उनका या लिवर फंक्शन टेस्ट है, इनका भी रिज़ल्ट बदल जाता है। अगर आपने चाय ली है तो लिवर फंक्शन टेस्ट या थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है उनकी सैम्पलिंग में और चाय के अंदर तकरीबन 4 घंटे का वक्फा जो है वो होना चाहिए। और स्पेसिफिकली जो लिपिड प्रोफाइल है वो तो ऑलरेडी प्रेफरेबली ये होता है कि आप उसको फास्टिंग के अंदर करवाएं। तो आपको ब्लड सैम्पलिंग करने से पहले भी केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए कि चाय की वजह से जो रिज़ल्ट्स हैं वो कुछ अल्टर हो सकते हैं। एक बहुत ज़्यादा कंसर्न और क्वेश्चन पूछा जाता है चाय के हवाले से कि चाय जो है वो विद मिल्क यानी मिक्स्ड टी का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर ब्लैक टी का इस्तेमाल करना चाहिए। इस हवाले से बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं, स्टडीज़ भी बहुत सारी मिक्स अवेलेबल हैं। इवन बहुत सारे जो क्वैक्स और हकीम हैं वो सोशल मीडिया पे आके क्लेम करते हैं कि दूध के अंदर कैसीन मौजूद है, चाय के अंदर फ्लेवोनॉइड्स हैं, ये मिलते हैं तो कोई जहरीला कंपाउंड बन जाता है। तो उस हवाले से मैं आपको क्लियर कर दूं कि चाय में दूध ऐड करने से कोई भी जहरीला कंपाउंड नहीं बनता है। कुछ बेनिफिट्स और नुकसानात हो सकते हैं। बेनिफिट्स अगर मैं आपसे सबसे पहले शेयर कर दूं मिल्क ऐड करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऐसी है कि जो दूध का इस्तेमाल नहीं करती है, लेकिन चाय की फॉर्म के अंदर या दूध पत्ती की फॉर्म के अंदर जो है वो दूध ले लेती है, जिससे उनकी कैल्शियम, विटामिन डी और जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो भी कुछ हद तक फुलफिल हो सकती है। और मज़ीद चाय के अंदर दूध ऐड करने का बेनिफिट एक ये होता है कि जो हमारा जीआई ट्रैक है उसको एक सूदिंग इफ़ेक्ट मिल जाता है। और न्यूट्रिशनल बूस्ट और डाइजेस्टिव बेनिफिट के साथ साथ चाय जो है अगर आप मिल्क के साथ इस्तेमाल करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को मॉड्यूलेट करने में भी हेल्पफुल होती है। तो इसके माइनर से कुछ नुकसानात भी हैं। अगर आप चाय दूध के अंदर ऐड करते हैं तो क्या होता है कि जो चाय की एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होती
लेकिन थोड़ी सी जो ब्लैक टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी होती है उतनी जो है मिक्स टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी नहीं होती। इसी तरह जो कैफ़ीन का स्टिमुलेंट इफ़ेक्ट होता है, जो ब्लैक टी के अंदर कैफ़ीन का स्टिमुलेंट इफ़ेक्ट होता है, मिल्क ऐड करने से जो कैफ़ीन का स्टिमुलेंट इफ़ेक्ट है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। और कुछ लोग जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, अगर वो मिक्स्ड टी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, यानी दूध ऐड करते हैं या फिर शुगर ऐड करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो कैलोरिक इंटेक है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो वेट लॉस की बजाय वेट गेन की तरफ जा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं शेयर करूं आपसे, तो मिक्स्ड टी बेनिफिशियल है और उसके नुकसानात ज़्यादा नहीं हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।